Hello and Assalamualaikum everyone. This is Asfar Hussain and I am the program coordinator at the Karachi Citizen Lab. Karachi Citizen Lab Karachi को एक resilient city देखना चाहती है. We are involved and helping people who are doing community building activities, social activities, helping each other, building a strong network. So हमारे we have social action projects on ground और हमारे startups हैं जो different social enterprises हैं जिसमें एक ज़बरदस्त startup है which we have invited them for KCL talks today is Lingiz. Lingiz के founder बिलाल अवान और सैयद शहरोज शमीम हैं, हमजा भी हैं इनके साथ. इनकी बहुत बड़ी डेडिकेटेड टीम है जो के साथ साथ फैकल्टी भी है उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और इन्होंने सही मानों में लिंगिस के थ्रू और अपनी ट्रेनिंग के थ्रू बहुत हेल्प किया है उस्मान इंस्टीट्यूट में और मुख्तलिफ इदारों में. और आज जो है शहरोज कुछ अपना थोड़ा लिंगिस का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कराची सिटीजन लैब के साथ जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था उसको भी शेयर करेंगे और उनका मेन टॉपिक होगा एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन लर्निंग एंड नॉलेज डिसेमिनेशन. So welcome to the show शहरोज. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े ठीक ठाक. आप सुनाएं कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन? जी क्वारंटीन इज डूइंग fine and great, but this digital transformation for everyone is actually helping us to connect. और ये जो लाइव हमारा Zoom पे होता है और ये जो Facebook पे ऑडियंस देखती है और फिर मल्टीपल जगहों पे शेयरिंग होती है, इससे जो हमारा मैसेज है वो लार्जर ऑडियंस तक फैलता है. तो सबसे बड़ा जो गेन और कैच है वो यही है कि आपको जो हम पैगाम पहुंचाना चाहते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलता है और इससे बहुत अच्छा होता है कि एक वक्त में बहुत सारे लोगों को रसाई होती है. तो आप बताइए लिंगिस के बारे में. इस शो इज योर्स, आप ही को बात करनी है. आप प्रेजेंटेशन देना है, शेयर. हाँ यस बिल्कुल. लिंगिस एक स्मॉल स्केल स्टार्टअप है जिसको हमने शुरू किया था 2018 में. और लिंगिस के जो फोकस है या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जितने भी जो सोसाइटी में इश्यूज हमें सिविल इश्यूज फेस होते हैं इसको किसी हद तक रिड्यूस करना अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए और एक सस्टेनेबल सोल्यूशन के साथ. तो लिंगिस का जो पहला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं दैट इज़ अ स्ट्यूड बिन. इट्स अ स्मार्ट बिन जिसमें ये हो रही होती है कि जब आप वेस्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं तो कलेक्शन का एक बहुत बड़ा इशू होता है और जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्ट करने के लिए उनकी स्पेसिफिक मॉनिटरिंग टूल अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू हम उनकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे वो अपना काम ठीक टाइम पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं किस एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं. तो स्मार्ट बिन्स के थ्रू जो पहली चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं मॉनिटरिंग उन ह्यूमन रिसोर्स की जिनका काम होता है गार्बेज को प्रॉपर हैंडल करना मैनेज करना. दूसरी चीज़ जो होती है गार्बेज हाउस होल्ड के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कचरा पड़ा है और किसी वजह से कोई उसे नहीं कलेक्ट कर रहा तो वो ह्यूमन इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा मुतासर कर रहा होता है कि वो ह्यूमन वेलबींग को डैमेज कर रहे होते हैं. तो इसके अगेंस्ट जो चीज़ें हमें फील हो रही थी दैट इज़ स्मेल. बाकी जिस चीज़ें हमें नेकेड आई से या फिर जो हमारे नॉर्मल सेंसेस है इससे हम सेंस नहीं कर पाते हैं लेकिन नुकसानदेह होती हैं. तो इसको भी अप टू 37% तक हम रिड्यूस करते हैं अगर आप हमारे बिन्स यूज़ करें विद अवेलेबल सैनिटाइजर्स या केमिकल्स जो अवेलेबल होते हैं उनके स्प्रे हो रहे होते हैं उसके अंदर कंटिन्यूस. तो उससे जो बैड ऑर्डर होती है वो भी किल होती है और हाइजीनिटी भी जो है वो मेंटेन रहती है. इस प्रोडक्ट को हमने पायलट केस किया था नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में भी जो मॉनिटरिंग है वो डिप्लॉय हुई भी. उसके अलावा जो सेल्फ ट्रीटमेंट सिस्टम है ये डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में हमने डिप्लॉय किए हुए हैं जिसमें ओजोरा ने सबसे पहले हमें यस किया था और हमने सबसे पहले वहाँ इसको अप्लाई किया था और सारी चीज़ों को उनके केसेस के ऊपर फिर हमने अपने सारे थ्रेशोल्ड सेट करने के बाद अब इसको इंशाल्लाह इस प्रोडक्ट बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं कंज्यूमर्स के लिए. और जी और इसके साथ साथ जो अस्ट्यूड बिन है अस्ट्यूड बिन अब इस तरीके से हो रही है कि अब तक ये रेस्टोरेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स के लिए यानी ये एक इंडस्ट्री के लिए थी या ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं थी. डायरेक्ट कस्टमर्स इनके लिए नहीं ले सकते. तो अब हमने इसमें कुछ ऑटोमेशन की है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द लिंगिस इसको ऑफिशियली अनाउंस करेगी और एक हाउस होल्ड
जो कि रिटेलर बेस्ड कंज्यूमर्स होते हैं, वो उसे यूज़ कर सकेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। जी शरद, तो अब आप अपनी प्रेजेंटेशन पे हमजा के साथ होंगे या आप अभी आप प्रेजेंटेशन शुरू कर लीजिए अपनी। या प्रेजेंटेशन में हमज़ा मुझे असिस्ट कर रहे होंगे, वो साथ ही हैं मेरे। जी सो जी। सबसे पहले तो थैंक्स लिंगिस टीम का, बिलाल, हमज़ा, ईशा, जिन्होंने साथ बैठ के हमने फिर टॉपिक फाइनलाइजेशन और जो क्वारंटीन का बेस्ट इस्तेमाल है, जिस तरह से KCL ने अपनी टॉक इनिशिएट की, इसके अलावा डिफरेंट फोरम्स पे और आ रही हैं। तो लिंगिस को जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है नॉलेज शेयर करने का या इस क्वारंटाइन को किसी के लिए भी फ्रूटफुल बनाने का, तो उसमें एज ऑलवेज टीम सपोर्ट, तो टीम्स का बहुत शुक्रिया, ईशा, हमज़ा एंड बिलाल। हमज़ा भी मेरे साथ हैं और उनको भी हम स्टॉक में लेंगे, वो भी उनसे भी कहेंगे कि वो टॉपिक शेयर करें। तो एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, लर्निंग, नॉलेज, डिसेमिनेशन, ये एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से कि हम लोगों के यहाँ एज कल्चर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं विदाउट फॉर्मल एजुकेशन। फॉर एग्जांपल अताई डॉक्टर्स की अगर आप बात करें तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनके हाथ में इतना शिफा रखा होता है, वो कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस है उनकी, लेकिन विदाउट एजुकेशन, और वो चीज़ किस्मत के साथ साथ चल रही होती है। सेम एज एंटरप्रेन्योरशिप में भी अगर आप देखें तो बहुत कम एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे हैं जो फॉर्मल एजुकेशन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें यूजुअली हमारे कल्चर में चल रही हैं वो ये कि लर्निंग बाय डूइंग, वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चल रहे होते हैं, एक स्टार्टअप, दो स्टार्टअप, और कहीं ना कहीं हिट होना है। तो बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने एज लिंग्विस्ट गेन की हैं उसको शेयर करेंगे आपके साथ कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो कौन कौन सी एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल एजुकेशन ऐसी हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, वो कौन सी ऐसी प्राइमरी स्किल्स हैं, नॉलेज सेट्स हैं जो आपके पास अगर हों तो फिर आप एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से विजुलाइज करने के बाद एक सोसाइटी के लिए अच्छा सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। और अगर उसको बिजनेस ओरिएंटेड बात करें तो बिजनेस में भी फिर आप उसमें यह है कि एक हेल्दी बिजनेस उससे जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन है तो इसमें सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात की जाए तो इटसेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है, उससे पहले a little bit about my introduction. So my name is Sayyid Shahruz Shamim and I am the founder and CEO of Linkis. उसके अलावा उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैं लेक्चरर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब जब बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप वैसे है क्या चीज़? तो जो फॉर्मल डेफिनेशन मिलती है हमें एंटरप्रेन्योरशिप की, वो 3 फेजेस में स्प्लिट होती हैं। एक प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेजेस हैं, इसका नाम एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें सबसे पहले आप डिज़ाइन करते हैं अपने सोल्यूशन को। कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो भी आपका बेस्ट डिज़ाइन है आप उसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन के बाद फिर उसके अगेंस्ट उसकी प्रोटोटाइप, देन MVP, और फिर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। लॉन्चिंग के बाद फिर आप उसको एक प्रोडक्टिव वे में रनिंग में लेकर आ रहे होते हैं कि उससे आप बिजनेस और अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। और अगर आप उसको किसी इम्पैक्ट के लिए कर रहे हैं तो फिर बिजनेस की जगह आप उससे इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये 3 फेजेस होते हैं जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। कुछ जगह डिज़ाइन को हैचरी लेवल कहा जाता है, लॉन्चिंग को आप यूँ कह लें कि वो एक इंक्यूबेशन लेवल पर होते हैं, और रनिंग बिजनेस में फिर ये एक्सेलरेशन और इन चीज़ों पे काम हो रहे होते हैं। सिमिलरली एक टर्म होती है एंटरप्रेन्योर, जो कि एक आजकल एक बज़वर्ड है। तो एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो किसी भी बिजनेस को इन फेजेस के थ्रू कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाती है तो वैसे एंटरप्रेन्योरशिप की डिवीजन यानी टाइप्स डिफरेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के मुताबिक डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक हेल्थ टेक है, फिनटेक है, अगर टेक्नोलॉजी वाइज एंटरप्रेन्योरशिप को अलग कर रहे हैं, तो इसी तरीके से उनके स्केल वाइज अगर उनकी डिविजन्स की बात करें तो 4 तरह के हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती हैं। पहली होती है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में ये हो रहा होता है कि आप एक ग्राउंड लेवल पर ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ इनोवेटिव उसमें एडिशन करते हैं वैल्यूज़,
जिसको एक नॉर्मल लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक शख्स इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जांपल सुबह नाश्ता करना है, अब नाश्ता करने के लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं जिसके वजह से उसमें कोई हाईलाइटेड पॉइंट आ जाए और लोग आपके पास आएँ, और इस स्केल पर अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो ये एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर स्मॉल बिजनेस के बाद जो चीज़ आती है वो आती है स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। ये यूजुअली स्टार्टअप्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स या फिर जो फंडिंग अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, इनको इस तरह से लगता है कि इनके स्टार्टअप को स्केल अप करने के लिए अगर पार्टनर किया जाए तो एक ब्रॉडर वे में हम एक हाई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप की एक ये टाइप होती है, स्केलेबल स्टार्टअप। थर्ड पर आता है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें ये होता है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ये बिग फिश अपने पास अपने लोगों के को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में ज़्यादा प्रमोट कर रही होती हैं, और उनके जो छोटी स्टार्टअप्स होते हैं अपनी बिग कंपनी के प्रोडक्ट के उसमें इसको लॉन्च कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक ब्लैक बॉक्स के तौर पर देखेंगे तो ये कंपनी हो रही होती है, जब वाइट हाउस देखेंगे तो इस एक कंपनी के अंदर मल्टीपल स्टार्टअप्स होते हैं, मल्टीपल कंपनीज होती हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। ये लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप जो ये एक इकोसिस्टम का नाम है। और जो चौथी चीज़ आ रही होती है, अच्छा फर्स्ट जो थ्री हैं ये बेस कर रहे होते हैं जो फाइनेंशियल वैल्यूज़ हैं इसके अगेंस्ट, वाइल द फोर्थ वन इज़ अगेंस्ट द इम्पैक्ट। सोसाइटी को बेहतर करने के लिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन की और फिर उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं जिसमें इन रिटर्न आपको फाइनेंस शायद बेहतर ना मिले, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो आप क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं लाइक एक्वाग्रो, तो ये एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है। इससे सोसाइटी का जो एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रिड्यूस हो रही है, बेहतर हो रही है। इसी तरीके से और भी कुछ ये समवन रेज हैंड, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, आप इसी से उनसे गलती से हुआ है, आप कंटिन्यू कर सकते Okay, 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 okay. It's fine. Yes, it's fine. तो I was talking about social entrepreneurship like Lingiz. तो लिंगिस भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो वेस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं जो इंसान नहीं जानता और वो उसके वजह से मुतासिर हो रहा है, तो किसी तरीके से इंसान की वेलबींग को बेहतर किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि एक इम्पैक्ट क्रिएट हो, ताकि जो इंसान सफ़र कर रहा है, बीमार हो रहा है, उसकी लाइफ कम हो रही है, उसको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, जो वो वायलेंट हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को कम किया जा सके। तो इसके इन रिटर्न जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो फाइनेंस नहीं होता, पैसे नहीं होते हैं। तो इस तरीके के जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। तो बेसिकली वी हैव 4 बेसिक डिविजन्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देन इनके अंदर आप जाते हैं तो फिर वर्टिकल्स आपके मजीद बनते हैं, हॉरिजॉन्टल मजीद बनते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो फिर आप टेक स्टार्टअप्स होंगे। फिर टेक्नोलॉजी किस चीज़ को, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो फिर स्टार्टअप वो फिनटेक की कैटेगरी होगा। इसी तरीके से सिविल इश्यूज़ के अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वो एक सिविक टेक होगा। तो इसके डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। अब इन डोमेन्स के बाद अगर एंटरप्रेन्योरशिप की मज़ीद बात की जाए तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप तो कुछ हद तक समझ आ गए। अगर एजुकेशन की बात की जाए, तालीम की बात की जाए, तो ये एक प्रोसेस का नाम है, एक फॉर्मल प्रोसेस जिसके थ्रू आपको असिस्ट किया जाए और फिर बताया जाए कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डू सम इंजीनियरिंग वर्क, तो उसके लिए आप कैपेबल हैं या नहीं है। तो इसके लिए एक इंजीनियरिंग की 4 साल का पूरा प्रोग्राम होता है, आप उसको पढ़ते हो, एग्ज़ाम करते हो, फिर आपकी यूनिवर्सिटी आपको एग्जामिन करती है कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो उस काम को करने के लिए। सिमिलरली अगर कोई बाय प्रोफेशन डॉक्टर है तो उसकी एक सर्टेन एजुकेशन होती है, फिर उसको चेक किया जाता है कि उस काम को करने के लिए वो ठीक है या नहीं है। तो जब एजुकेशन की बात होती है तो एजुकेशन किसी भी चीज़ की ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उसको इनिशिएट किया जाए, उसके अंदर उस चीज़ के इंटरेस्ट और उसकी तमाम क्लैरिटी दिखा के, फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल में आ रहे हो तो मेडिकल है क्या चीज़, आपका इंटरेस्ट इसमें किस तरह से डेवलप होगा और आप इसमें क्या कर सकते हो। सिमिलरली इंजीनियरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड लेवल पर ये होता है कि जो बेसिक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन होती हैं उस डोमेन की और उससे रिलेटेड तमाम डोमेन जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेंगे, उसकी एजुकेशन आपको दी जाती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है।
थर्ड फेज ये होता है कि फिर ऑन बेसिस ऑफ दीज प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपसे कुछ क्रिएट करने को कहा जाता है। तो इसमें एक ब्लूम टेक्सोनॉमी होता है। सबसे पहले आप मेमोराइज करते हो चीज़ों को, रूल्स, फिर उस मेमोराइजेशन से जब आप निकलते हो तो आप अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो कि वो रूल्स बने कैसे हैं। अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर ये डिफरेंट 6 लेवल्स होते हैं। आखिर में आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो। जब आप क्रिएशन के लेवल पर आ जाते हो तो फिर आपको क्वालिफाइड किया जाता है कि आप क्वालिफाई करते हो उस डोमेन के लिए जिस डोमेन में आपने एजुकेशन ली है अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो इसी तरीके से अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप में ब्लूम टेक्सोनॉमी के अलावा कौन कौन से एसेंशियल नॉलेज हैं या एजुकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। तो इसकी एक की डायमेंशन में ये एक रिसर्च पेपर के रेफरेंस के थ्रू मैं यहाँ पे कहूँगा। तो उन्होंने ये कहा है कि आपके पास 4 डिफरेंट डोमेन्स की नॉलेज अगर हो तो आप एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के एग्जाम्स में आप अपेयर हो सकते हो। जिसमें पहली एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको दे रही होती हैं वो उससे रिलेट करती हैं। इसमें मुल्क की जीडीपी किस तरह से बेहतर होगी और सारे काम कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। जो सेकंड डोमेन आता है वो आता है कि कोई भी एजुकेशन है और जो हायर एजुकेशन उसमें और रिसर्च यानी उसमें जो फर्दर इम्प्रूवमेंट और उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस है, अगर आप उस चीज़ की एजुकेशन रखते हैं देन इट्स फाइन। थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है बिजनेस की नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज एंड सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज ये डिपेंड करता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के किस कैटेगरी में और क्या आपकी प्रोडक्ट है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको सपोर्ट सर्विसेज चाहिए उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इतना पता हो कि आप अपने स्टार्टअप को रन कर सको, और आप डेफिनेटली बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। जो फोर्थ डोमेन या फोर्थ डायमेंशन आती है इसमें, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। कि आप जो भी काम करते हो आप उससे खुद करो, खुद करने के बाद फिर आप उससे लर्न करो कि आपने जो काम किया उससे और आपकी काम करने के बाद की नॉलेज में क्या गेन हुआ। फिर आप जब उसको खुद कर रहे होते हो तो आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने लिंगेज को शुरू किया था तो हमें लगता था कि कचरा एक इशू है, कचरे को अगर हम किसी तरह से उठा लें तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। फिर जब हमने इसको फर्दर काम करना शुरू किया तो हमें पता चला नहीं, कचरा तो इशू नहीं है, इशू तो फिर कुछ और है। तो यानी लर्निंग बाय डूइंग। फिर ऑब्जर्वेशन से हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि मसला उन लोगों के साथ है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो जो पेड होते हैं इस काम के लिए, जिन्हें कचरा उठाना है और वो नहीं उठा रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई मॉनिटरिंग नहीं है। ये एक प्रॉब्लम नज़र आई। तो जब आप एक काम को करते हो फिर उसे उसकी रिफ्लेक्शन करते हो तो उससे लर्न करते हो कि कौन सी ऐसी लैकिंग है जो अभी भी मैं छोड़ कर आता हूँ। तो इस चीज़ का होना आपके अंदर ज़रूरी है। जब ये 4 डोमेन्स की, ये डायमेंशंस की नॉलेज आपके पास होती है तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के लिए लाया करते हो। या अगर आपके पास नहीं है, आप कहीं भी एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन गेन करना चाहोगे तो भी जो बेसिक चीज़ें आपको मिल रही होंगी वो 4 मिल रही होंगी। सो वंस आपने एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन डन कर ली होती है तो इसके बाद एक 5th डोमेन आता है जिसको 5th काउंट नहीं करते हैं लेकिन वो होता मैंडेटरी है। दैट इज़ द लॉ। आप जिस मुल्क में भी एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, बिजनेस करेंगे, जिस स्टेट में भी करेंगे, तो वहाँ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, कुछ एथिक्स होती हैं। तो आपको उनको भी स्टडी करना ज़रूरी है ताकि आप किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए अगर आप किसी रूल की वायलेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको एंड करना होगा अपना प्रोडक्ट, चाहे वो जितना ही फ्रूटफुल क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टार्टअप करना चाहूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियर काम करना है, तो मुझे स्टेट लेवल उस चीज़ की इजाज़त चाहिए जो कि स्टेट नहीं देती किसी भी इंडिपेंडेंट को आप ये काम करें। अगर मैं करूँगा तो फिर वो मुझे स्टार्टअप भी बंद करना पड़ेगा और वो मेरे लिए भी एक नुकसानदेह चीज़ होगी। तो जो 5th डोमेन डायमेंशन होती है जिसको पार्शियल काउंट करते हैं, दैट इज़ द प्रोफेशनल एंड कल्चरल एथिक्स विद लॉ। तो अगर आप इन डोमेन्स पे काम कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन गेन कर रहे हैं। अब इसमें 2 तरीके होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन को गेन करने के। इधर एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपका कोई सुपरवाइज़र होता है जो आपको सुपरवाइज्ड वे में चल रहा होता है, और इनडायरेक्ट वे में ये होता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो आपको इनडायरेक्टली
डायरेक्टली सुपरवाइज कर रही होती हैं, या फिर आपको सुपरवाइज नहीं, सब सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन बाकी तमाम एजुकेशन की तरह इसमें भी 4 स्टेजेस हैं। और ये जो 4 स्टेजेस हैं बाकी तमाम एजुकेशन की तरह डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए बनाया गया है। शुरू में ये होता है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता और आप कुछ करना चाहते हो, तो आपके पास नॉलेज गेन करने की डिमांड होती है। आप डिमांड करते हो आई नीड सम नॉलेज। और ये एंड कहाँ होता है, जब आपके पास एक एक्सेस अमाउंट में उस डोमेन की नॉलेज आ जाती है, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप उस नॉलेज को दूसरों तक डिलीवर करो, फिर आप सप्लाई करते हो। तो इसी तरीके से जो 4 स्टेजेस हैं, जिसमें एक प्री स्टेज है, देन अर्ली स्टेज है, फिर बिजनेस स्टार्टअप है, एंड देन बिजनेस इन ऑपरेशंस है। तो ये भी इसी तरीके से अगर आप इसको एजुकेशन में लेकर आते हैं, तो प्री स्टेज जो होता है ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आपने रियलाइज़ किया कि यस एंटरप्रेन्योरशिप कोई चीज़ है और ये मुझे करनी चाहिए। अभी आपने कुछ नहीं किया, बस मुझे करनी चाहिए, या मेरे पास एक रॉ आइडिया है प्रोडक्ट का जिसको अगर मैं करूँ तो शायद मैं एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकूँ जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो। सेकेंड स्टेज इज़ अर्ली स्टेज। अब यहाँ पर आपने उस काम को शुरू कर दिया, उसकी एजुकेशन शुरू कर दी, तो दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। कि आपने पहले आइडिया लिया कि आपका ये आइडिया था, उस आइडिया के बाद आपने काम शुरू कर दिया कि इस आइडिया को अगर मुझे फुलफिल करना है तो मुझे किस तरीके से करना है, कौन सी एजुकेशन, कौन सी नॉलेज स्किल्स रिक्वायर होंगी, आपने उनको ग्रैब करना शुरू कर दिया। वंस डन विद एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, देन आपने एजुकेशन ली, एजुकेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मुझे फॉर एग्जांपल लिंगिस की तरह कोई एक स्मार्ट बिन बनाना है, तो स्मार्ट बिन बनाने के लिए जो नॉलेज थी ये मैंने स्टेज 2 पे गेन कर ली। स्टेज 3 इज़ एजुकेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, कि अब मुझे उसको अगर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट के तौर पे या स्टार्टअप के तौर पे करना है, तो कौन कौन सी एसेंशियल एजुकेशन मुझे गेन करनी पड़ेंगी, कौन कौन से कोर्सेज फर्दर पढ़ने पड़ेंगे, किस तरीके से प्लान्स चॉक आउट होते हैं, कैनवस क्या होता है, ये सारी स्टडीज़ आप स्टेज 3 पे कर रहे होते हैं। और यहाँ से आपका जो बिजनेस स्टार्टअप होता है ये शुरू होता है। इससे पहले ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक प्रोटोटाइप हद तक होती हैं। यहाँ से आपकी एक्चुअल जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन ये शुरू होती है। इसके बाद वंस डन विद दिस, स्टेज 4 इज़ एजुकेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। अब जब आपका बिजनेस ऑपरेशन में आ जाता है और आप एक एक्सेलरेशन प्रोग्राम के बाद एक सस्टेनेबल और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, एक इंडस्ट्री बन जाते हैं, तो फिर आप जो प्रीवियस 1 to 3 स्टेजेस में गेन करते हैं, अब आप इसमें ऐड करना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो प्लस माइनस करने के लिए आपकी ओपिनियंस होती हैं, बिकॉज इस लेवल पर आप क्या होता है, एक्सपर्ट हो जाते हैं। जो 4th लेवल होता है, यहाँ से सप्लाई शुरू हो जाती है न्यू कमर्स के लिए। तो एजुकेशन भी इसी तरीके से होती है कि एक साइकिल प्रोसेस होता है जिसमें आप शुरू करते हैं, जब आपका लूप कंप्लीट होता है तो आप हेल्प करते हैं सेकंड लूप में उन लोगों के लिए जो न्यू कमर्स है। इसी तरीके से जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप बाकी तमाम को भी सुपरवाइज कर रहे होते हैं। तो ये वो लेवल होता है स्टेज 4 जहाँ पर आप मेंटोर्स बनते हैं डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए। तो ये स्टेज है एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन का, जो कि प्री स्टेज, देन अर्ली स्टेज, स्टार्टअप एंड देन बिजनेस इन ऑपरेशन, ये 4 हैं। उसके बाद अब ये तो बात हो गई एजुकेशन की, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की। अब यहाँ पर ये कि फॉर एग्जांपल मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो मुझे पता है मैं कराची में रहता हूँ, मुझे इंजीनियरिंग करना है तो शायद एनईडी यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर मुझे एमबीबीएस करना है तो डॉ मेडिकल एक अच्छा ऑप्शन है। तो उसमें फिर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो सारी चीज़ें उनके अपने होते हैं, ये मुझे पता है। अब मैं वहाँ एडमिशन लूँ तो ये एक डायरेक्ट प्रोसेस है। दूसरा ये होता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग काम करना है और मैं किसी वजह से किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकता, तो फिर मैं जाता हूँ इनडायरेक्ट सोर्सेज की तरफ जो अवेलेबल हैं, जो मुझे वो स्किल सिखा सकें। उसमें कोई भी एक इंजीनियर हो सकता है जिससे मैं ट्यूशन ले सकता हूँ, कोई भी एक इंजीनियर हो सकता है जिसके साथ मैं शेयर्ड प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी कोलैबोरेशन कर सकता हूँ। तो वो एक इनडायरेक्ट होता है जिसमें कोई गवर्निंग बॉडी डायरेक्ट अपना रोल प्ले नहीं कर रही होती। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज जो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अवेलेबल हैं, इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स जो हैं वो अब आपके पास जो इंक्यूबेशन सेंटर्स रन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, तो इनको बनाया ही इसलिए गया है कि जो अर्ली स्टेज पर हैं उनको, जो कि बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके साथ एक चैनल क्रिएट किया जा सके ताकि उन्होंने जो अपनी गलतियां की और जो लर्निंग की
वो मेंटोर बनकर नए कमर्स जो भी हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनको वो समझा सकें कि ये काम इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर आपके पास डेडलॉक आ सकता है, ये क्रिटिकल पोजीशंस हो सकती हैं, आपके ऑब्जर्वेशन में आप ये पॉइंट मिस करते हो तो इस तरीके से देखो। तो ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, जब आप स्टार्टअप बनते हो, छोटी कंपनी है, तो उस कंपनी की क्या एथिक्स होती हैं जो अगेन स्टेट्स के लिए होनी चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों में भी जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल इंक्यूबेशन सेंटर की है। उसके बाद जो एग्जांपल्स देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको वहाँ जाना नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप स्कूल अगर बात करें जो यंग कॉम्बिनेटर के हैं, इनका बहुत अच्छा प्लान है। ये क्या करते हैं, इनका एक करिकुलम बना हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि इफ़ यू वांट टू डू एंटरप्रेन्योरशिप देन यू हैव टू डेवलप दीज सेट्स ऑफ स्किल्स। आपको ये सारी स्किल्स आनी चाहिए, फिर आप क्वालिफाई करते हैं उनके लिए, फिर वो आपको असिस्ट करते हैं। इसी तरीके से उनका एक और ये होता है कि शुरू लेवल में वो हर वीक में वो एक स्टार्टअप मीटिंग कराते हैं, जिसके अंदर 4 5 6 जो एक लेवल के स्टार्टअप्स होते हैं उनको मीटअप कराते हैं। कि स्टार्ट में ऐसा होता है कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो मे बी पाकिस्तान कराची, तो आपको कराची के 4 5 स्टार्टअप्स के साथ आपकी एक मीटिंग हो जाए। नेक्स्ट वीक में वो सर्किल बढ़ता जाता है, फिर वो पाकिस्तान हो जाएगा, फिर वो एशिया हो जाएगा। एट द एंड जो आपकी 8वीं 9वीं मीटिंग होती है, वो मीटिंग ऐसी होती है कि आप ग्लोबल होते हैं और 7 कॉन्टिनेंट से आपके पास तमाम जगहों से लोग, स्टार्टअप्स आपके पास होते हैं और आप शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों के साथ, इसी तरह दूसरे आपके साथ करते हैं। तो इससे कुछ फ़ायदे ऐसे होते हैं कि आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है, कुछ फ़ायदे ऐसे होते हैं जो आप दूसरों से सीख सकते हैं। तो ये एक मेथड होता है जो कि डायरेक्ट लर्निंग के अंदर इनडायरेक्ट को भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। इनडायरेक्ट लर्निंग के लिए फिर ये होता है कि आप यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन्स हैं या जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, आप इनके पास जाते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और इनसे विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर चैनल आप इनके साथ 1 to 1 होकर आप इनसे लर्न कर रहे हो। तो कि मैंने ये कर लिया, अब आप बताएं क्या करना है, आप क्या करना है, आप क्या करना है। तो अगर मैं लिंगिस की बात करूँ तो लिंगिस के केस में हम लोगों ने जो डायरेक्ट चैनल को फॉलो किया, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची के कोहर्ट आए थे, तो कोहर्ट 3 के लिए हमने अप्लाई किया था। देन वी गॉट शॉर्ट लिस्टेड। तो हम लोगों के जो डायरेक्ट एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, वो सबसे पहले शुरू हुआ था नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से। ये स्टेज 3 था। स्टेज 2 पे जो हमें नॉलेज चाहिए थी इंजीनियरिंग की या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो तमाम चीज़ें वो हमारे पास थी, हमने प्रोटोटाइप बनाया हुआ था। अब उस प्रोटोटाइप को एक रिफाइंड प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी नॉलेज अक्वायर करने के लिए व्हाट वी ऑप्ट इज नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। तो हम इनके प्रोसेस में अपेयर हुए थे। देन इनके जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था उसको हमने मीट किया था, क्वालिफाई किया था, और हम 3rd कोहर्ट के स्टार्टअप है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची के। इसके अलावा जो हम लोगों ने अप्लाई किया था अगेन, वो स्टार्टअप स्कूल यंग कॉम्बिनेटर, इनके कोहर्ट पे अप्लाई किया था। दैट वाज फॉल 2019। तो इनके भी साल में ये 2 स्टार्टअप्स इंडक्ट करते हैं, या इनके भी 2 कोहर्ट होते हैं। इस कोहर्ट को ये एक फॉल और एक स्प्रिंग का नाम देते हैं। जो ये ईयर के अर्ली मंथ्स में उठाते हैं, फैब में आई गेस ये इंडक्ट कर रहे होते हैं, दैट वाज द स्प्रिंग। और जो लास्ट में करते हैं सितंबर में, वो इनका फॉल होता है। तो हम फॉल 19 के इनके पार्टिसिपेंट थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन 2 चैनल्स को फॉलो करते हुए जो भी डायरेक्ट एजुकेशन अवेलेबल है उनको गेन करने की कोशिश की थी। ये तो कुछ बातें हो गई जो कि ठीक थी। अब इसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसको अगर एक बॉक्स के अंदर पैक कर दें और एक स्मॉल पैकेज की बात करें, तो कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंस। ये क्या चीज़ है? ये एक सलाहियत का नाम है। ये एक ऐसी सलाहियत होती है जिसमें आप एक प्रॉब्लम को देखते हो, उसको अपॉर्चुनिटी समझते हो, उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई थ्रू आप उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करोगे। इस चीज़ को ग्रैब करने का नाम होता है एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंस। फिर उसके मुताबिक आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो इसको वाकई अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करने के लिए प्लान कैसे होंगे, वो आपके पास प्लान होना चाहिए। आप प्लान निकालने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और उस प्लान को मैनेज करने के लिए आपके पास प्रोसेस होने चाहिए। और वो प्रोसेस कल्चरल, सोशल एंड फाइनेंशियल वैल्यूज़ में से
कम से कम किसी एक को तो लाए करें। अगर कल्चरल सोशल को कर रहे हैं तो आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होगा, इसी तरह कल्चरल और फाइनेंशियल को कर रहे हैं तो फिर आप एक स्टार्टअप रन कर रहे होंगे। कल्चरल को नहीं कर रहे होंगे तो फिर आपका सर्वाइवल थोड़ा सा स्टेज पर होगा। सेकेंड चीज़ जो आती है दैट इज़ entrepreneurship education. It requires a knowledge of context and opportunities. Context and opportunities का मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आप उससे ड्राइव कर रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी का किसी कॉन्टेक्स्ट में होना। फॉर एग्जांपल उसकी नीड होना। अगर आप कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो नीड, वांट और डिमांड, ये 3 सप्लाईज होती हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट से आती हैं। इसके मुताबिक आप डिसाइड करते हैं कि आपकी मार्केट क्या होगी। अगर आप कॉन्टेक्स्ट लेस काम करेंगे, आपको कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी की नॉलेज नहीं होगी, तो फिर वो चीज़ों का मैनेज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जो आपकी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अप्रोच होनी चाहिए और एथिकल प्रिंसिपल्स एंड सेल्फ अवेयरनेस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कुछ एसेंशियल स्किल्स होती हैं जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल्स सेट्स ऐसे हैं जो कि आपके पास होने चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप करियर परस्यू करना चाह रहे हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो। तो आप एक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके कॉग्निशन हाई होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास जो मोबिलाइजिंग रिसोर्स हैं लोग काम करने के लिए, उसके अलावा चीज़ें आपके पास जो हैं, आपके पास जो ऑफिस स्पेस है, इन चीज़ों में आपके पास अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए। और फिर जो आपके जो भी आपका आइडिया, जिस चीज़ को आप अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो, उसके अगेंस्ट जो रिस्क हैं, उस रिस्क के बारे में आप क्या कोई प्लान वगैरह होना चाहिए कि अगर वो रिस्क अगर होता है तो आपका कंटिजेंसी प्लान क्या होगा, ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्किल होनी चाहिए जो एम्बिग्यूटी को ख़त्म कर सकें। एम्बिग्यूटी का मतलब ये होता है, ये एक वेग चीज़ जिसकी मीनिंग क्लियर ना हो कि व्हाट एक्चुअली इट इज़। इस चीज़ को ख़त्म करके इसको क्लियर करने की अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आप एंटरप्रेन्योर की जो एसेंशियल स्किल्स हैं इसको शायद मीट करते हैं। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की अगर बात की जाए तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के अलावा बात की जाए तो एक होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। ये कहा ऐसा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के बाद नहीं आती, एजुकेशन एसेंशियल है। आप एजुकेशन के बाद एंटरप्रेन्योर तो बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन कर लें, कंप्लीट कर लें और किसी से भी ये एजुकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा दें वो एंटरप्रेन्योर बन जाए। इसके लिए एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का होना भी ज़रूरी है, जो कि एक एटीट्यूड का नाम है। उसके अलावा जो आपकी कॉम्पिटेंसी है लर्निंग की, वो हाई होनी चाहिए। आप डिफरेंट इंक्यूबेशंस को सॉल्व करें। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सेल्फ मोटिवेशन। तो आपकी जो पर्सनल कॉम्पिटेंसी एंड मोटिवेशन है वो इसके अंदर अगर है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और लास्ट में जो पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के हवाले से वो यही है कि ये एक ऐसी स्टडी का नाम नहीं जो एक बंद कमरे के अंदर हो जाए। ये कोलैबोरेटिव स्टडी का नाम होता है जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों से सीखते हैं। तो ये एक पार्टनरशिप बेस्ड, ग्रुप बेस्ड या फिर एक को वर्किंग इन्वायरमेंट में बैठकर सीखने का नाम, इस एजुकेशन का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। तो जो फॉर्मल स्लाइड्स थी वो तो यहाँ तक थी। अब जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, उनके ऊपर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं, तो आप वो क्यूरीज मुझे भेजें। दानियाल, हाँ, दानियाल is asking for feedback. अंदील, आप कोई क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप और अच्छा, एक तो मेरा कमेंट है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया और गालिबन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इन्होंने जिक्र किया था कि वो कौन सी चीज़ चेंजेस होती है जिनसे गुजर करके हमें कोई भी चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आती है। सो इनका जो एक्चुअल सैप था वो मैं उस पर बात करूँगा कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू दिया और किस तरीके से जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो जो इनकी स्पेसिफिक एक्टिविटी है उसके बारे में ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे कि इन्होंने एक सेशन अपनी यूनिवर्सिटी में करवाया था, नॉलेज डिसिमिनेशन के ऊपर उन्होंने करवाया था। तो उसमें उन्होंने क्या बातचीत की थी स्टूडेंट्स जो थे उनके साथ, और अभी भी जो ये जो कोविड की सिचुएशन है इसके अंदर इनकी जो प्रोडक्ट है
वो किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ गई है और मेरे ख्याल में अब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो एस्ट्यूट बिन है उसका अब आजकल के दौर में क्या यूज़ हो सकता है, और जो उन्होंने एक सेशन यूनिवर्सिटी में करवाया था उसके बारे में जो है कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। तो अंदिल, आपने बहुत अच्छी चीज को हाईलाइट किया, इनफैक्ट आपने याद दिला दी, मुझे डिस्कस करना था और मैं भूल गया था। तो एज फार एज सोशल एक्शन प्रोजेक्ट इज कंसर्न, तो इसमें हम लोगों ने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को विजिट किया था। उस्मान इंस्टीट्यूट में भी सेशन करवाया था इसी तरीके से। जमशेद रोड गर्ल्स कॉलेज, उसके अलावा 4 कॉलेजेस थे, अभी मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहे कौन कौन से थे, जहाँ हमने सेशन करवाया था। इसमें अवेयरनेस इस तरीके से ज़रूरी है। अगर मैं पर्टिकुलरली वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूँ, तो कहा यह जाता है वेस्ट या जो भी ट्रैश है, ट्रैश इज़ अ कैश। बहुत कम स्टेट्स हैं, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज ऐसी हैं जो कि वाकई इसको कैश बना रही हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि सबसे पहले हम लोगों के पास जो वेस्ट होता है या जो ट्रैश होता है वो सॉर्टेड नहीं होता। तो अगर आप उसको सॉर्ट करने जाते हैं तो फिर आपको एक अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है उसकी सॉर्टिंग के लिए। फिर आप सॉर्ट कर कर अगर निकालते हैं तो इस प्रोसेस में टाइम इतना कंज्यूम हो जाता है कि जो भी आपकी रिसाइकल होने वाली, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक उसमें वेस्ट था, उसकी लाइफ एक्सपायर होने पर होती है, फिर वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती जाती है। तो उसके अगेंस्ट जो कैश बनना है वो इतना नहीं बनता कि इस तमाम प्रोसेस को आप इसे एक इक्वेशन बैलेंस कर सकें। तो हम लोगों ने एक जो एसएपी करवाया था उसके अंदर ये करवाया था कि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं डस्टबिन नजर आए और वो ग्रीन कलर के डस्टबिन है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसके अंदर प्लास्टिक पानी पिए और बॉटल उसके अंदर फेंक दूं, या मैंने कोल्ड ड्रिंक पिए तो टिन पैक उसके अंदर फेंक दूं। ग्रीन कलर का ये मतलब होता है ओवर द ग्लोब कि इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट जितने भी हैं वो फेंकने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गार्डन क्लीनिंग की है, तो गार्डन क्लीन करने के बाद आपके पास जो भी फॉर एग्जांपल ग्रास है या फिर लीव्स हैं, ये ऑर्गेनिक है, आप इसको वहाँ डंप करेंगे। इसी तरीके से घर पे आपने अगर कुक करना है, सब्जी बनाई है, तो उसके जो भी रिमेनिंग है वो आप उसको वहाँ डंप करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास ब्लू कलर का वेस्ट बिन है, तो इसके लिए जितने भी आपके पास पेपर बेस्ड चीज़ें हैं, आप उसको वहाँ डंप करेंगे। तो उससे होता ये है कि जो सॉर्टिंग होती है वो इनिशियल लेवल पर हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिर उसको रिसाइकल भी कर सकते हो। और रिसाइकल करने के अलावा फिर ये होती है कि आपकी कॉस्ट सेविंग के साथ साथ कॉस्ट जनरेशन यानी अमाउंट जनरेशन शुरू हो जाती है। तो फिर ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, तो इसकी अवेयरनेस ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो ये होती है वो ये होती है कि हम हर तरह के कचरे को इक्वली ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पुराना कागज़ या अखबार है, तो मेरे लिए वो भी उतना ही परेशान कुन है जितना फॉर एग्जाम्पल टूटा हुआ शीशा या फिर ख़राब हुई हुई कोई सब्जी। होता ही है कि अगर आपके पास कोई सब्जी खराब होती है तो उसके अंदर जर्म्स बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, उसके अलावा फंगस आते हैं। जितनी ज्यादा वो उसके अंदर रॉटन होनी शुरू हो जाएगी, वो सड़ना शुरू होगा, वो एसिडिक इन नेचर होता है जो कि बाकी के कचरों को भी खराब करता है। इसी तरीके से पेपर की हैंडलिंग कुछ और है, जब आप ग्लास डंप करते हैं तो उसकी हैंडलिंग कुछ और होती है। उससे होता ही है कि जो भी हैंडलर आता है तो वो तमाम कचरे को एक कॉमन कचरा समझ के हैंडल करता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि उसके हाथों पे शीशे की वजह से कट लग जाते हैं, और उस खराब हुए हुए जो सब्जी थी उसके वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और वो एक केस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अगर हम इन प्रैक्टिस को प्रॉपर फॉलो करें कि अगर ग्लास को ग्लास के डस्टबिन के अंदर, इसी तरह का पेपर को पेपर में और ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में डालें, तो ये जो आ, ये वाले केसेस होते हैं कलेक्टर्स के साथ, ये भी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोगों का एक कंप्लीट अवेयरनेस सेशन था। दूसरी ये तो वो फायदे हो गए जो मेहनत मेरी होगी, फायदा किसी और का है। अब अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट को साफ रखना भी क्यों जरूरी है, दूसरा सेशन का जो पार्ट था वो ये था कि अगर मैं पीस की बात करूं तो देयर आर डिफरेंट या मल्टीपल लेवल ऑफ पीस, और जो सबसे प्राइमरी लेवल होता है पीस का वो ये होता है कि पीस ऑफ माइंड। अगर आप जहनी तौर पर सुकून में नहीं है, आपका जहन एक इत्मीनान, एक पुरसुकून उसमें नहीं है, तो फिर ये होता है कि आप इनिशियल लेवल पर गुस्सा आएगा आपको, फिर आपको एनजाइटी होगी, हो सकता है आप वायलेंट हो, और बाकी तमाम जो भी एंटी पीस चीज़ें होती हैं आप उसकी तरफ, आपका माइंड आपको प्रोवोक करता है। तो मेंटल पीस जो होता है वो बिल्कुल बुनियादी पीस है। अगर आपका इन्वायरमेंट साफ नहीं है तो
मेंटल पीस एक चैलेंज हो जाता है। तो हमने फिर मेक श्योर किया था कि आप अपनी तमाम चीज़ों को इस तरह से मैनेज करें कि आप मेंटल पीस में रहें, आपका एनवायरनमेंट हाइजीन हेल्दी रहे। और उसके बाद फिर जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हमने विजिट किए थे, हमने इन्हें इक्विप्ड किया था उन चीज़ों के साथ जिसके साथ इन तमाम चीज़ों की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो पॉसिबल हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हमने बात की एक कॉलेज के अंदर 3 डस्टबिन्स की, तो हमने उनको 3 कलर कोड के डस्टबिन्स प्रोवाइड किए। प्रोवाइड करने के बाद फिर उसमें उसको यूज़ करने के लिए जो ग्लव्स चाहिए होंगे वो ग्लव्स, उसके अलावा जो भी हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड किया था। उसके बाद फिर उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, हमने स्टूडेंट्स का एक शॉर्ट ग्रुप बनाया था जिसके अंदर जो एक होगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा और बाकी उसके अंदर जो होंगे वो वॉलेंटियर होंगे जिनकी डे वाइज ड्यूटीज लगेंगी कि वो मेक श्योर करें कि जो काम जिस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होने चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी संदील। अच्छा, एक तो चीज दानियाल मुझे का और क्वेश्चन। जी 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 अंदील, जी अंदील। मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि ये तो अभी आपने आईओटी का यूज़ किया, एक डिवाइस बनाई है और आपने इसके ऊपर काम किया कि इसे आप कह सकते हैं कि हेल्थ, सेफ्टी, हाइजीन के ऊपर आपने काम किया है। तो मुस्तकबिल के अंदर आप किन प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे और आपको किस किस्म की जो है सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है? जो मज़ीद केसीएल फेलोज है वो आपके कैसे काम आ सकते हैं, या ओवरऑल सिविल सोसाइटी या जो डेवलपमेंटल सेक्टर हो गया वो भी, और इसके अलावा जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो आपके कैसे काम आ सकते हैं? आपके इसके अलावा और क्या प्रोजेक्ट्स होंगे मुस्तकबिल में? यस, एज लिंगिज तो हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो सिविल इश्यूज हैं, जो सोसाइटल इश्यूज हैं, हम इनको रिड्यूस कर सकें। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा इशू जो फेस कर रहे थे लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा ये था, वो गार्बेज से रिलेटेड था। तो अभी हम लोगों ने गार्बेज को ही प्राइमरी बनाया हुआ है। गार्बेज के अलावा जो हम लोगों की दूसरी प्रोडक्ट जिस पे हमने काम शुरू किया हुआ है, ये हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड अवेलेबल हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो हार्ट अटैक में वो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस हम ऑन राउट उसको करवाना चाह रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाएं, डॉक्टर उसके साथ कनेक्ट हो जाए और जो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग्स वगैरह होती हैं लाइक ईसीजी और ये सारी चीज़ें ये उसकी होती रहें। जब वो वहाँ पहुंचे तो फिर डॉक्टर इस स्टेट में हो कि वो डिसीजन ले सके कि अब इसके साथ क्या करना है, बजाय इसके साथ कि अब इसको टेस्ट करते हैं कि फाइंड आउट करें इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो हेल्थ केयर सेक्टर हम लोगों का इंशाल्लाह सेकंड वो होगा। फर्स्ट जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट के साथ है और अल्टीमेटली जो भी हम काम करेंगे लिंगिस के फोरम से वो करेंगे एक सिविक टैग के उसमें, सिविक इश्यूज को रिड्यूस करने के लिए। और एज फार एज बात रही डिफरेंट कोलिग्स की, तो बहुत ज़बरदस्त होता है वर्ड ऑफ माउथ। एक एक्चुअली जो इशू है वो इशू ये भी है कि ये जो हाइजीन रिलेटेड जितने सारी आप काम कर लें, इसकी अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो कहने को जितनी भी साफ जगह हो वो वाकई साफ है या नहीं है, इस चीज़ को मेक श्योर करना एक चैलेंज है। फॉर एग्जांपल ये कि अभी कोरोना जिस तरह से आया हुआ है तो आप हैंड सैनिटाइज करें। तो इस हैंड सैनिटाइज के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता चला अच्छा सैनिटाइजर भी कोई चीज़ होती है। फिर सैनिटाइजर कोई चीज़ होती है तो फिर इसके अंदर 60% अल्कोहल होता है, फिर उसके साथ क्या करना है। तो इसके साथ जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी स्टार्टअप अवेयरनेस में हमें हेल्प आउट करना चाहे और वो हम लोगों के साथ एक फ्रंट फेस बन जाए कि वाकई उस प्रॉब्लम को लोगों तक पहुंचाए कि ये प्रॉब्लम है और कितनी क्रिटिकल है इसको समझने की कोशिश करें वो, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज़ एज आपने बताया आईओटी बेस्ड सारी डेवलपमेंट हम लोगों की, यस। तो इसमें फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और अथॉरिटीज़ अगर ये पार्टनर करना चाहें तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। लाइक अभी जो पीटीए की रजिस्ट्रेशन है उसके बाद इन चीज़ों को करने के बाद जो कॉस्ट अमाउंट है वो हाई है। और अगर इसमें कोई हेल्प मिल जाती है हमें, वो किसी वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ से मिल जाए या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से मिल जाए, तो इस प्रोडक्ट को हम फर्दर और ग्राउंड लेवल पर ला सकते हैं। क्योंकि इसके अगेंस्ट हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट तो जनरेट नहीं करना, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम इम्पैक्ट, तो वो हम और आसानी के साथ थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है शरियार का। शरियार हसन पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ हर्डल्स और रिस्क और challenges generally faced by an entrepreneur when he or she starts her first startup। आपके केस में तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे आपको और आपके पास एक
फैकल्टी रिक्वायरमेंट भी थी, तो आप बताइएगा सारे एंगल से बताइएगा, सोसाइटल, फैमिली, एकेडमिकली, एज एन इंजीनियर, ये सारा जरूर बताइएगा। हाँ, इसमें जी सर। बहुत कॉमन एग्जांपल है। अक्सर व बेशतर वन ऑफ आवर मेंटोर सर फैजान लगारी वो कोट करते हैं कि स्टार्टअप इज सेम एज योर बेबी। तो बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वो ये करता है कि आप जब सो रहे होते हैं रात में तो वो शोर करता है, उठ जाता है, रोना शुरू कर देता है। तो आपकी रात की नींदें जाती हैं, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है, आप परेशान होते हैं। फिर जब आप उसको किसी पार्टी में लेकर जाते हैं तो फिर वो शिट भी करता है, उसने सुसु भी करनी है। आप क्या करते हो, उन तमाम चीज़ों को टॉलरेट करते हो। फिर आप उसको बचपन से खिलाना शुरू करते हो, खिलाते 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 जब तक उसकी जॉब नहीं हो जाती उस वक्त तक आप उसको खिलाते रहते हो। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब ये मुझे सपोर्ट करेगा। तो सेम एज स्टार्टअप्स, स्टार्टअप में ये होता है कि स्टार्टअप भी जब आप शुरू करते हो तो स्टार्टअप के साथ स्टार्टअप आपको परेशान करेगा। अब ये स्टार्टअप रोता तो नहीं है, लेकिन स्टार्टअप के परेशान करने का मतलब ये होता है कि जब आप आते हो, डेब्यू करते हो इस चीज़ के अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा हाई मोटिवेटेड होते हो इस चीज़ को कि बहुत अर्ली रिस्पॉन्स आएगा। जो चीज़ जिस एंगल से आप देख रहे हो, आप ये अज्यूम करते हो कि आपका जो कंज्यूमर है वो भी उस चीज़ को उसी इंपॉर्टेंस के साथ देखे। ऐसा नहीं होता। तो ये होता है कि फिर आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होते जाता है, डाउन होता जाता है, डाउन होता जाता है। और वो उस वक्त तक डाउन होता रहता है जब तक आपके पास आपकी जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो अचीव ना हो जाए। तो फर्स्ट माइलस्टोन में बहुत टाइम लगता है, सेकंड में फिर थोड़ा सा कम लगेगा, थर्ड में थोड़ा सा और कम लगेगा। जो रिस्क की बात होती है, रिस्क में ये होता है कि यूजुअली जो एंटरप्रेन्योरशिप में डेब्यू कर रहे होते हैं वो डोमेन वाइज जो उनकी प्रोडक्ट की जो कोर डोमेन है उसके एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इन आवर केस आई एम कंप्यूटर साइंटिस्ट, माय फेलो बिलाल इज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इसी तरीके से हमजा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ईशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हम तमाम लोग जो हैं वो टेकीज हैं और हम टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन जब हमने डेब्यू किया तो जो जो रिस्क, जो चैलेंज था, जो मिस कैलकुलेशन थी वो ये थी कि हमने बिजनेस को रीड नहीं किया था। बिजनेस के बाद हमने मार्केट एनालिसिस में वीक थे, मार्केट को किस तरह सर्वे किया जाता है, मार्केट की क्या नीड है, रिक्वायरमेंट है, इसमें थोड़े से वीक थे। तो जब आप अपनी टीम अप कर रहे होते हो तो एक तो टीम में उन लोगों को आप इन करें जो कि बिल्कुल इस तरीके जिस तरह से आप लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करते हो, इस्तिखारे करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो स्टार्टअप के मामले में भाई बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इस्तिखारा करो, जिस पार्टनर का इस्तिखारा अल्लाह ताला की तरफ से यस आ जाए उसको आप पार्टनर बनाओ। और उसके अंदर उन स्किल सेट को देखो जो आपके अंदर नहीं है। एक बंदे के अंदर हर चीज़ नहीं हो सकती। अगर 4 बंदे मिल रहे हैं तो वो आपकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए मिले। अगर आपके पास भी सेम स्किल सेट है और उसके पास भी सेम है, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर रहे हो। सॉरी, आप अपनी स्ट्रेंथ को स्केल अप कर रहे हो सेम चीज़ में। आपको बूस्ट करने की कोशिश करनी होती है कि आप उसको बढ़ा सको। अगर आप टेक्नोलॉजी से हो, तो आप पार्टनर बिज़नेस से सेलेक्ट करो। अगर आप बैक एंड पे काम करने वाले हो, तो कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा बंदा लेकर आओ जो फ्रंट एंड पे काम कर सके। तो जो आपकी लैकिंग है, आपका पार्टनर उसको वो उसकी स्ट्रेंथ हो, ताकि एज एज स्टार्टअप, एज कंपनी आप उस चीज़ को बहुत अच्छा कर सको, अच्छी तरीके से कर सको। जो रिस्क होते हैं वो रिस्क ये होते हैं कि जिस तरीके से बताया ये बेबी की तरह होता है। तो एक लेवल तक जब आप इसको इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो हर तरफ से सपोर्ट होती है, आप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते हो, आप एक फाउंडर हो, को फाउंडर हो। तो जब आप मनी इन्वेस्ट करते हो तो एक लिमिट तक करते हो, उसके बाद आपकी बस हो जाती है। और जब उस मनी के अगेंस्ट उसका रिटर्न नहीं आ रहा होता आपकी इन्वेस्टमेंट का, तो फिर आपका एक वक्त आता है जब आपको डिप्रेशन भी हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर्स भी अलग हो सकते हैं और बाकी तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं। ये वर्स्ट केस होता है, ऐसा होता बहुत कम है। लेकिन अगर आप मिस कैलकुलेशन में तमाम चीज़ें कर रहे होगे तो डेफिनेटली होगा, आपकी जेबें बिल्कुल खाली हो जाएंगी। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा रिस्क ये होता है कि यूजुअली ये समझते हैं कि स्टार्टअप जो है ये एक पार्ट टाइम है, जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं कर लूंगा। तो जब मैंने शुरू किया तो मेरा भी यही था कि एक स्टार्टअप जो है ये एक पार्ट टाइम है और इसको पार्ट टाइम के तौर पर किया जा सकता है। नहीं, अगर आपकी नीयत ऐसी है कि आपको वाकई इस चीज़ से अर्न करना और इसको एक प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट करना है इस स्टार्टअप को, तो जो भी आप काम कर रहे हो तमाम काम पार्ट टाइम हो जाते हैं। आपका स्टार्टअप जो है ना वो प्राइमरी टाइम हो, प्राइमरी टाइम अगर नहीं भी है
तो फिक्स टाइम तो कम से कम हो। अगर आपने दिन के 4 घंटे करने हैं ना, तो वो डेडिकेटेड 4 घंटे स्टार्टअप को करने हैं। स्टार्टअप में यूजुअली ये होता है कि 4 घंटे तो काम कर रहे हैं, अब स्टार्टअप है, पैसे नहीं है, ऑफिस नहीं है, घर पे बैठ गए, तो उस 4 घंटे में मुझे, स्टार्टअप का 4 घंटा है, मुझे दही भी लेकर आनी होगी, मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई काम घर का और है वो भी करना होगा, पानी भी पीना होगा, दूसरों को भी पिलाना होगा, खाना भी उसी में खाना है, सारी चीजें करनी है। नहीं, आप अगर स्टार्टअप के लिए हो तो आप इतने ज्यादा मोटिवेट हो कि फिर आप सारी चीजों को उसमें भुला दो और डेडिकेटेड टाइम दो। वो टाइम बहुत ज्यादा मांगता है, और जो भी टाइम दो, जो भी काम करो, परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ करो। सबसे ज्यादा जो हाई रिस्क होता है ना, वो मिस कैलकुलेशन का होता है। मिस कैलकुलेशन बहुत हाई होती है स्टार्टअप्स के मामले में। दैट्स वाई जो भी आपके यहाँ पर डायरेक्ट एजुकेशन प्रोवाइडर है, लाइक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स या और भी जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको आपके मेंटोर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो आपकी मिस कैलकुलेशंस है वो रेक्टिफाई की जा सके। दूसरी चीज ये होता है कि स्टार्टअप में जब आप का पहला माइलस्टोन आपके एस्टिमेटेड टाइम के मुताबिक नहीं मिलता, तो आप क्या करते हो, आप एक गैप क्रिएट करते हो। वो गैप जो है वो ठीक नहीं होता। आपको एक चीज कंटिन्यूअस करनी होती है, क्योंकि फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन, थर्ड माइलस्टोन में टाइम लगता है, फिर फोर्थ फिफ्थ के साथ जो है ना, वो फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, हाई हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे हाई रिस्क जो होता है ना, वो मिस कैलकुलेशन का होता है। तो असल भाई आप भी इसमें चाहे तो ऐड करें। मेरे पास तो खैर लिंक्स है, आपके पास बहुत सारे और स्टार्टअप्स हैं। जी जी जी। इस सारी सिनारियों में जो सबसे अहम चीज होती है वो ये होती है कि आपकी स्टार्टअप की जिंदगी के लिए उसका जो फोकस आपने बात की है ना, ये हमने देखा है कि ये सबसे जबरदस्त आपने उसमें आइडेंटिफाई किया है। और जितने स्टार्टअप फोकस्ड रहे हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं हमने अपने प्रोडक्ट को चलाना है, वो नंबर 1 साबित हुए हैं, क्योंकि उनके फोकस ने उनको ड्राइव की दी है, जिस ड्राइव ने उनको आगे बढ़ाया, उनके स्टार्टअप को आगे बढ़ाया। इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। ये आपकी जो टॉक थी शेरोज, इसमें सबसे अच्छी चीज अभी जो आपने बात की रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, ये बहुत ही वंडरफुल थी। मैं इसको बस आगे कंक्लूड करने भी चलता हूँ, और आपने जो एजुकेशन का दिया, और बहुत लाइक अंदील सेड, बहुत ही अच्छा करके दिया। हम चाहेंगे कि यार आप जैसे लोग जो कि कर भी रहे हैं, मजीद कोई एक तो इसको समअप भी करें, और ये बताइए कि जैसे इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योर्स और साइंस बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, और अब मुल्क को और इस दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए कोई एज अ पार्टिंग नोट आप कहेंगे कि व्हाट शुड दे डू एंड व्हेन शुड दे स्टेप इन, कि वो आ जाएं बस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। इस पे अगर आपका कोई पार्टिंग नोट हो तो फिर बहुत अच्छा हो। यस, इसमें फर्स्ट थिंग तो जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि ये अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर आपके पास एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कोशिश करें एंटरप्रेन्योरशिप में इन होने से पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लें उस चीज़ का जिस चीज़ में आपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप करियर को लेकर चलना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने वाकई कुछ स्टार्ट करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। हम तमाम क्वारंटीन में हैं, ऑफिस ज़्यादातर के जो है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। आप टाइम को बजाय सोने के बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं अपनी तमाम चीज़ों को। तो ये बिल्कुल ठीक टाइम है। इस टाइम में जिन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था, वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट स्कूल्स और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो ये फिर इक्विप्ड होते थे लाइक मदरसाज। तो मदरसा में भी अब ये हो रहा है कि वहाँ पर भी ऑनलाइन तदरीस शुरू हो चुकी है। तो जो ग्लोबल विलेज वाली बात थी, टेक एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं, उसके अलावा जो साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप एड टेक में, फिनटेक में हैं, आप टेक्नोलॉजी में हैं, तो टेक्नोलॉजी इज़ एक्सेसिबल। तमाम चीज़ें बंद हैं, सब चीज़ लॉकडाउन में। दिस इज़ द राइट टाइम। आप डेब्यू कर दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक होगा, बेहतर होगा। और कुछ भी करें परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ, फोकस्ड होके, डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ करें। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच शेरोज, और आपसे और भी सीखते रहेंगे। और दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज दिस एपिसोड ऑफ KCL टॉक्स, जो हमारे साथ शेरोज शमीम थे, फाउंडर लिंगिस। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। डू गिव अस योर फीडबैक, और हम इंशाल्लाह
जल्दी हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।